हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अस्टिलैगो के बारे में कि अस्टिलैगो क्या होती है, कवक किस प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, और इसके बारे में हमने देखा था कि ये किस प्रकार अपना जन्म करती है, किस प्रकार ये फैलती है पादपों पे। क्योंकि हमें पता है अस्टिलैगो एक प्रकार की कवक है और जो कि क्या करती है, पादपों के अंदर रोग फैलाने का काम करती है। ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे इसकी संरचना तथा जीवन इतिहास के बारे में कि इसकी कितनी जातियां पाई जाती हैं, किस जगह पे पाई जाती हैं, ये परजीवी होती हैं, अविकल्पी परजीवी हैं या विकल्पी परजीवी हैं। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अस्टिलैगो। हमें ये बात पता है कवक होती है अस्टिलैगो। ठीक है जी। तो इसकी टोटल पाई जाती हैं 400 जातियां। जो अस्टिलैगो है टोटल 400 जातियां पाई जाती हैं और सभी जातियां होती हैं परजीवी होती हैं। परजीवी का मतलब होता है दूसरे के ऊपर निर्भर, यानी किसी दूसरे जीव शरीर पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं, वो परजीवी कहलाता है। अस्टिलैगो अविकल्पी परजीवी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कृत्रिम माध्यम में संवर्धन किया जा सकता है। इसका कृत्रिम संवर्धन किया जा सकता है, इसलिए अस्टिलैगो को अविकल्पी परजीवी नहीं कहा जा सकता, ये विकल्पी परजीवी होती है। फिर है जी मक्का के स्मट रोग को छोड़कर, जो मक्का पादप के अंदर जो स्मट रोग होता है, स्मट का मतलब होता है इन कवकों के द्वारा जो रोग फैलाया जाता है उसको स्मट रोग या कंड रोग भी बोलते हैं। क्योंकि इन पादपों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, सफेद रंग की चूर्णिल हो जाती हैं। चूर्णिल पादप हो जाते हैं जिसको कहते हैं कंड रोग या स्मट रोग कहते हैं। तो उस मक्का के स्मट रोग को छोड़कर अन्य स्मट रोगों में अस्टिलैगो के तंतु पर पूरे परपोषी में फैले होते हैं। जो अस्टिलैगो के तंतु होते हैं वो पूरे परपोषी के अंदर फैले होते हैं। केवल मक्का के स्मट रोग में ऐसा नहीं होता। जो टीलियो बीजाणु है, जो टीलियो बीजाणु, अब हम यही तंतु की बात कर रहे हैं, तो जो टीलियो बीजाणु है वो मुख्यतः पुष्पक्रम व अंडाशय में बनता है। पुष्पक्रम या फिर अंडाशय में बनता है कौन? टीलियो बीजाणु। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि इसके अंदर बीजाणु की जो अवस्थाएं होती हैं कितनी होती है, तो उनमें से एक अवस्था थी टीलियो बीजाणु, जो कि क्या करती हैं, पुष्पक्रम या अंडाशय में बनती हैं। फिर जो अस्टिलैगो का जो जीवन चक्र है ये एक ही परपोषी के अंदर पूरा होता है, इसलिए इसे एकाश्री कवक कहते हैं। हमने ये बात देखी थी, पढ़ी थी कि जो जीव या जो कवक अपना जीवन चक्र एक परपोषी में पूरा करता है तो वो एकाश्री कहलाता है, और जो जीव अपना जीवन चक्र दो या दो से अधिक परपोषियों में पूरा करता है तो वो भिन्नाश्रयी कहलाता है। अब यहाँ पे हम ये बात देख रहे हैं कि जो अस्टिलैगो होता है वो केवल अपना जीवन चक्र एक ही परपोषी के अंदर पूरा करता है, इस कारण इसे एकाश्री कवक भी कहते हैं। अब देखेंगे इसका आवास स्थान की अस्टिलैगो रहता कहाँ पे है। तो जो अस्टिलैगो मेडिस है इसकी केवल इस जाति को छोड़कर, अस्टिलैगो मेडिस इसको छोड़कर बाकी सभी जो परपोषी होते हैं उनके ऊतकों में अंतराकोशिक स्थलों में परजीवी के रूप में रहते हैं। परजीवी के रूप में रहते हैं कौन? सभी अस्टिलैगो की जातियां। केवल अस्टिलैगो मेडिस की ऐसी जाति है जो मृतोपजीवी या मृत जीवी है, जो मृत जीव के ऊपर अपना जीवन यापन करती है। बाकी जितने भी जीव हैं, अस्टिलैगो की जितनी भी जातियां हैं, वो अपने परपोषी के अंतराकोशिक स्थलों पर परजीवी के रूप में जीवन यापन करती हैं। ठीक है जी। जी अब हम देखते हैं अस्टिलैगो की कायिक संरचना। कायिक संरचना यानी कि इसकी जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, कायिक संरचना। अस्टिलैगो जीवन चक्र में दो प्रकार के कवक जाल बनाते हैं।
या इनके जो जीवन चक्र में दो प्रकार के कवक जाल पाए जाते हैं। पहला कवक जाल को बोलते हैं प्राथमिक कवक जाल, प्राथमिक कवक जाल। और जो दूसरे प्रकार का कवक जाल होगा उसको द्वितीयक कवक जाल कहा जाता है, द्वितीयक कवक जाल। प्राथमिक और द्वितीयक। तो सबसे पहले हम प्राथमिक कवक जाल के बारे में बात करते हैं। जो प्राथमिक कवक जाल होता है वो कचाप व पट्ट युक्त होता है। कचाप का मतलब है उसके अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है, प्लस पट्ट युक्त यानी कि उनके अंदर सेप्टा पाए जाते हैं, द्वार पाए जाते हैं चीजों के स्थानांतरण के लिए, पदार्थों के आवागमन के लिए, स्थानांतरण के लिए। तो कचाप व पट्ट युक्त। प्रत्येक कोशिका में एक हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित केंद्रक, अगुणित केंद्रक। ये बात हमें पता है कि जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो उस फ्यूजन होने से जो दोनों केंद्रक आकर दोनों कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, तो जिससे n+n होने से 2n कोशिका बनती है और उस केंद्रक में द्विगुणित केंद्रक उसको बोलते हैं। लेकिन इनकी जो कोशिका है उसमें अगुणित केंद्रक पाया जाता है। ये होते हैं तब जब निषेचन हो जाए। निषेचन के बाद की अवस्था के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 2n कोशिकाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक कोशिका में एक यानी कि एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है, जिस कारण इनको एक केंद्र की अथवा हैप्लोमाइसीलियम, इनको हैप्लोमाइसीलियम यानी कि एक केंद्र की कवक जाल भी कहते हैं। एक केंद्रीय, क्योंकि इनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और वो भी अगुणित होता है, इस कारण इनको एक केंद्रीय कवक जाल या हैप्लोमाइसीलियम कहते हैं। फिर है जी, यह बैसिडियो बीजाणु के अंकुरण से उत्पन्न होता है। जो इनके अंदर बैसिडियो बीजाणु पाया जाता है उसी के अंकुरण, यानी कि जब बैसिडियो बीजाणु अंकुरित हो जाएगा, खुल जाएगा, तब वहां से कवक जाल बनेगा। कौन सा? प्राथमिक कवक जाल। फिर हम देखते हैं अधिकांश जातियों में प्राथमिक कवक जाल होता है वो द्वितीयक कवक जाल में परिवर्तित हो जाता है, द्वितीयक कवक जाल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी जातियों के अंदर प्राथमिक कवक जाल है वो अधिक समय तक नहीं रह पाते, अधिक विकसित नहीं हो पाते, इस कारण वो जल्दी से जल्दी द्वितीयक कवक जाल में चेंज हो जाते हैं, द्वितीयक कवक जाल में परिवर्तित हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। ऐसी जातियों में द्वितीयक कवक जाल ही क्या करते हैं? रोग फैलाने का काम करते हैं या संक्रमण का कार्य करते हैं। हमें ये बात पता है कि अस्टिलैगो होती है वो कवक होती है विशेष प्रकार की, और इन कवकों का कार्य होता है पादपों के ऊपर रोग फैलाना, पादपों में रोग फैलाना या संक्रमण करना। संक्रमण के दौरान ये क्या करती हैं? रोग ही फैलाती हैं पादपों में। तो उस संक्रमण का कार्य कौन करता है? अस्टिलैगो के अंदर द्वितीयक कवक जाल करता है। लेकिन ये याद रखने योग्य बात ये है कि अस्टिलैगो जो मेडिस जाति है इसके अंदर संक्रमण का कार्य या रोग फैलाने का कार्य है वो प्राथमिक कवक जाल ही करता है, प्राथमिक कवक जाल ही करता है। वापिस से देखते हैं कायिक संरचना। अस्टिलैगो जीवन चक्र में दो प्रकार के कवक जाल पाए जाते हैं, प्राथमिक कवक जाल और द्वितीयक कवक जाल। प्राथमिक कवक जाल के अंदर कचाप द्रव्य व पट्टयुक्त यानी कि द्वार, पट्ट बोलते हैं द्वार को, मार्ग आने जाने के लिए कोई रास्ता। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है, जिस कारण प्राथमिक कवक जाल को क्या कहते हैं? एक केंद्र की कवक जाल या हैप्लोमाइसीलियम भी कहते हैं। यह बैसिडियो बीजाणु के अंकुरण से होता है, यानी कि प्राथमिक कवक जाल की जो उत्पन्न निर्माण होता है वो बैसिडियो बीजाणु के द्वारा होता है। अधिकांश जातियों में प्राथमिक कवक जाल द्वितीयक में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी जातियों में प्राथमिक कवक जाल अधिक विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि जो प्राथमिक कवक जाल है वो द्वितीयक में चेंज हो रहा है, तो इसलिए फिर ये प्राथमिक कवक जाल बहुत ही कम समय के लिए रहता है, बहुत ही कम विकसित हो पाता है।
तो द्वितीयक कवक जाल ही क्या करते हैं, रोग फैलाने का या संक्रमण का कार्य करते हैं, और अस्टिलैगोमेडिस जाति है इसमें प्राथमिक कवक जाल ही रोग फैलाने का कार्य करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, हमने पीछे भी अभी पढ़ा था कि अस्टिलैगोमेडिस है उसमें क्या होते हैं, जो क्या करती है ये हमें आपको याद रखना चाहिए कि प्राथमिक कवक जाल से ही रोग फैलाती हैं, जिसमें द्वितीयक कवक जाल रोग नहीं फैलाता है। अब हम बात करते हैं अस्टिलैगो के अंदर बनने वाले द्वितीयक प्रकार के कवक जाल यानी कि द्वितीयक कवक जाल के बारे में। जो द्वितीयक कवक जाल होता है वो लैंगिक जनन के पश्चात प्लाज्मोगेमी के बाद विकसित होता है, यानी कि लैंगिक जनन होगा जब उसके दौरान प्लाज्मोगेमी के बाद में विकसित होता है कौन, द्वितीयक कवक जाल। पट्टयुक्त एवं शाखित, जो ये द्वितीयक कवक जाल होता है ये भी प्राथमिक के समान पट्टयुक्त तथा शाखित होता है। शाखित का मतलब है इसकी ब्रांचेस निकली रहती हैं, वो क्या करती हैं वो आगे हम देखेंगे। प्रत्येक कोशिका में दो भिन्न प्रकार के अगुणित केंद्रक, हमने पीछे पढ़ा था प्राथमिक कवक जाल के अंदर कि इसके अंदर केवल एक प्रकार का अगुणित केंद्रक पाया जाता है जो एक केंद्र की कहलाता है। ये इसमें विभिन्न प्रकार दो प्रकार के अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें केवल एक प्रकार के थे, इसमें दो प्रकार के अगुणित केंद्रक यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यह अत्यधिक विकसित होकर जब द्वितीयक कवक जाल है बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है तब ये अपनी शाखाओं को फैला देता है, तंतुओं को फैला देता है, जिससे क्या करता है परपोषी ऊतक की ये अंतःकोशी अवकाश में चले जाते हैं। परपोषी यानी कि जिनके ऊपर ये कवक परजीवी के रूप में रह रहे हैं उनके अंदर ये अंतःकोशिक अवकाश में पहुंच जाते हैं। कौन, द्वितीयक कवक जाल की शाखाएं जो बहुत ज्यादा विकसित हो जाती हैं। तंतुओं की छोटी शाखाएं परपोषी कोशिकाओं में भोजन का अवशोषण करने का काम करती हैं। जो द्वितीयक कवक जाल होता है इनमें विशेष प्रकार के चूषकांग हैं नहीं पाए जाते, इनमें चूषकांग नहीं पाए जाते, केवल जो इनके तंतु होते हैं उनकी जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं वो परपोषी की क्या करती हैं, कोशिकाओं से क्या करती हैं, भोजन का अवशोषण करती हैं। अब कोई भी जीव है उसको भोजन की तो आवश्यकता रहती ही रहती है, तो वो भोजन को अवशोषण करेंगी या निर्माण करेंगी, लेकिन हमें ये पता है कि अस्टिलैगो जो कवक है और कवकें परजीवी होती हैं, मतलब भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, फिर इनके भोजन का अवशोषण करती हैं अपनी परपोषी की कोशिकाओं से। जो कवक जाल होता है वो सर्वांगी यानी कि या तो संपूर्ण परपोषी में फैल जाएगा या उनके केवल अंग विशेष में, अंग विशेष का मतलब है या तो उनकी पत्तियों पे फैल जाएंगे या उनके तनों पर फैल जाएंगे या उनके पुष्प का अगर बात करें तो उन पे फैल जाएंगे। तो मुख्यतः ये पत्ती और तनों में ही फैलते हैं। तो इस प्रकार ये अंग विशेष में भी फैल सकते हैं, सीमित रह सकते हैं, या फिर संपूर्ण परपोषी में पूरे पादप शरीर पे फैल सकते हैं। तो इस प्रकार ये अस्टिलैगो कवक द्वितीयक जाल और प्राथमिक कवक जाल का निर्माण करती हैं जो कि कायिक संरचना के अंदर आते हैं।